और यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न फ्रेंड्स हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अचक्रीय है। ठीक है, तो ये जो है कि आपके NCERT बुक्स में दिया गया है। और निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अचक्रीय है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो कोयला है फ्रेंड्स ये आपका जो है कि अचक्रीय संसाधन है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं दूसरा प्रश्न, जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स जीवाश्म ईंधन ये जो होते हैं ये फ्रेंड्स आपके जो है कि अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जीवाश्म में देखिए क्या क्या आते हैं, तो फ्रेंड्स जीवाश्म में आपका जो है कि पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, यहाँ पे पेट्रोलियम हो गया, ये आप जो है कि याद रखिएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना से संसाधन योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए थे। यानी कि भारत जो है कि किस पंचवर्षीय योजना से संसाधन योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। ठीक है, तो ये जो है कि आपकी फ्रेंड्स पहली पंचवर्षीय योजना से जो है कि भारत ने संसाधन योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है कि आपका संसाधनों का समान वितरण, ये संसाधनों का समान वितरण फ्रेंड्स जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग, देखिए भूमंडलीय तापन और पर्यावरण प्रदूषण जैसे वैश्विक पारिस्थितिक संकटों के पीछे मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स आपका जो है कि संसाधनों का अंधाधुंध शोषण। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं ये क्लास आपको जो है कि हेल्प करेगी। ठीक है, अगर आप फ्रेंड्स रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या तो फ्रेंड्स आप जो है कि बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या BPSC TRE की तैयारी कर रहे हैं, आप जो है कि कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं जहाँ पर जियोग्राफी पूछी जाती है, तो फ्रेंड्स ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भूमंडलीय तापन और पर्यावरण प्रदूषण जैसे वैश्विक पारिस्थितिक संकटों के पीछे मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स संसाधनों का अंधाधुंध शोषण। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं हम लोग 6 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स कॉमन सेंस अगर आप लगाएंगे तो ये जो मशीनें हैं फ्रेंड्स ये आपकी मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये पेट्रोलियम ये आपका जो है कि जीवाश्म है, और वन भी आपका जो है कि यहाँ पे ये प्राकृतिक है, और भूमि भी आपकी जो है कि प्राकृतिक है। ठीक है, तो यहाँ पे मानव निर्मित की बात करेंगे तो मानव निर्मित जो है कि संसाधन ये आपकी मशीनें हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देख लेते हैं 7 नंबर के प्रश्न को। देखिए गांधी जी के अनुसार निम्न में से कौन सा वैश्विक स्तर पर संसाधन की कमी का मूल कारण है। ठीक है, तो गांधी जी ये जो है कि अपना मत दिए थे फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति, ये जो है कि गांधी जी का मत है। और ये जो है कि आपके क्लास 10th के NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 में ये जो है कि दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत में इनमें से किस क्षेत्र में खनिजों और जीवाश्म ईंधन के समृद्ध भंडार हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स भारत में जो है कि इनमें से पठार में फ्रेंड्स खनिजों और जीवाश्म ईंधन के समृद्ध भंडार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं हमारे देश में जंगलों और वनों के लिए कितना वांछित क्षेत्र है। ठीक है,
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे देश की बात करेंगे तो 33% जो है कि वन वनों के लिए वांछित क्षेत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत जो है कि ये आपका 33% वांछित क्षेत्र है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और यहाँ से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, संसाधनों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, संसाधनों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर जो है कि ये फ्रेंड्स आपका जैविक एवं अजैविक, ये आपका जो है कि उत्पत्ति के आधार पर है। यहाँ पे ये आपको जो है कि याद रखना है। ठीक है, तो जैविक और अजैविक की बात करेंगे तो ये जो है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपने जो है कि 11 नंबर के प्रश्न को। देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो है कि बहुत ही चर्चित प्रश्न है। बीपीएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है और यूपीएससी में भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ से मध्य प्रदेश और राजस्थान, इसमें फ्रेंड्स देखिए पशुचारण भूमि के निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और राज्य की बात करेंगे तो फ्रेंड्स इसमें जो है कि गुजरात भी शामिल है। ठीक है, इसमें गुजरात भी शामिल है और इसमें जो है कि महाराष्ट्र भी शामिल है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा, महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इनमें जो है कि अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से जब मिट्टी के पानी के माध्यम से, यानी कि यहाँ पे देखिए, जब मिट्टी के पानी के माध्यम से पानी की कटौती चलती है और गहरे चैनल बनाते हैं तो वे होते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, गहरे जो चैनल बनाते हैं वो होते हैं अवनालिका अपर्दन। ठीक है, तो इसको हम लोग अवनालिका अपर्दन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है। ठीक है, तो जैविक संसाधनों का उदाहरण जो है कि ये आपका पशु है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है कि जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, इनमें से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से जो है कि कौन सा जैविक संसाधन नहीं है, तो ये जो है कि आपका इसका राइट आंसर क्या है, चट्टानें। ये आपकी फ्रेंड्स जैविक संसाधन नहीं है। क्या है, तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि अजैविक संसाधन है, याद रखिएगा। और ये वनस्पति, प्राणीजात, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये क्या है, आपके सभी जैविक हैं। ठीक है, जैविक संसाधन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे चट्टानें आपकी जैविक संसाधन नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इनमें से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, सीढ़ीदार खेती की बात की जाएगी तो यहाँ पे उत्तरांचल में जो है कि सीढ़ीदार या सोपान नाम की कृषि होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है। ठीक है, तो वो फ्रेंड्स आपकी जो है कि जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा एक ऐसी मृदा है फ्रेंड्स जो भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्रों में पाई जाती है और ये जो है कि बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं कौन सा शीत मरुस्थल बाकी देशों के अपेक्षाकृत अलग है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कि आपका ये जो लद्दाख है, ये शीत मरुस्थल बाकी देशों से अलग है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो पंजाब में जो है कि भूमि निम्नीकरण का जो है कि मुख्य कारण फ्रेंड्स अधिक सिंचाई है।
यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और ये महत्वपूर्ण भी है, आप जो है कि इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो है कि आपका संभाव्य संसाधन, एक जो है कि ऐसे संसाधन है जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन इनका जो है कि उपयोग नहीं होता है, वो संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? ठीक है, तो इनमें से जो है कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ये जो ज्वारी ऊर्जा है ये आपका जो है कि नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अत्यधिक निछालन द्वारा बनी मिट्टी है, यानी कि अत्यधिक निछालन द्वारा जो मिट्टी बनती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग फ्रेंड्स लैटेराइट मिट्टी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ठीक है, तो इनमें से जो है कि प्राकृतिक संसाधन जो है कि फ्रेंड्स आपका ये भवन जो है ये मानव निर्मित संसाधन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये भूमि, जल और खनिज ये क्या हैं? तो ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से 23 नंबर के प्रश्न की तरफ। पुराना जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है और इसको जो है कि हम लोग बांगर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और नई जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे तो नई जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे तो नई जलोढ़ मिट्टी को जो है कि हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी को किन नामों से जाना जाता है? ठीक है, तो काली मिट्टी को जो है कि इसको फ्रेंड्स आपका यहाँ से रेगर या काली या कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। ये जो है कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, तो ए और बी जो है कि दोनों यहाँ पर सही है। काली मृदा को रेगर के नाम से या कपास मृदा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मरुस्थलीय मृदा कैसी होती है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मरुस्थलीय मृदा होती है, ये जो मरुस्थलीय मृदा होती है ये आपकी रेतीली या लवणीय होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ से चैप्टर नंबर आपका ये 1 कंप्लीट होता है। और इसमें देखिए क्या दिया गया है प्रश्न में कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई, ऊपर आप लोग कर चुके हैं। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो ये जो है कि उत्तराखंड में, जिसको जो है कि बाद में इसका नाम चेंज करके उत्तरांचल कर दिया गया था। ठीक है, और यहाँ से इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में, और यहाँ पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र और मलवा, ये आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आपका स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य भारत का 27वां राज्य उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। और जनवरी 2007 में नए राज्य ने अपना नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया था। ठीक है, तो ये उत्तरांचल ऊपर जो आपको दिख रहा था यहाँ पे, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग जो है कि चैप्टर नंबर जो है कि 2 के MCQs को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 जो है कि जितने महत्वपूर्ण जो है कि प्रश्न थे वो आपके हो गए हैं। अब चैप्टर नंबर 1, ये चैप्टर नंबर यहाँ पे हम लोग 2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये जो फ्रेंड्स आपका सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है ये आपका जो है कि पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ठीक है, तो देखिए सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य ये जो है कि आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगला प्रश्न देखते हैं। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए फ्रेंड्स, चिपको आंदोलन का जो है कि मुख्य उद्देश्य जो है कि वन संरक्षण था, जिसमें पेड़ों को काटने से जो है कि
बचाना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन जो है कि कब हुआ था, यहाँ पे कब है। ठीक है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि हुआ था जून 1992 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन था, ये जो है कि ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, ये आपका जो है कि ब्राज़ील में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो लग रहा है कि 2 बार यही प्रश्न टाइप हो गया है, जून 1992। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ब्राज़ील शहर में। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाघ परियोजना, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाघ परियोजना शुरू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पे 1973 में। ठीक है, 1973 में जो है कि बाघ परियोजना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, शुरू किया गया था। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि ये जो एशियाई चीता है, इसको जो है कि आपका इसको जो है कि 1952 में भारत जो है कि इसको विलुप्त घोषित कर चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये लुप्त प्रजाति के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस जीव के लिए जैव विविधता महत्वपूर्ण है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कि मनुष्य के लिए जैव विविधता आवश्यक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं आगे। 1991 में संरक्षित प्रजातियों की सूची में पहली बार किस प्रजाति को शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसमें पौधों को शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1991 में संरक्षित प्रजातियों की सूची में पहली बार जो है कि पौधों को जो है कि यहाँ पे शामिल किया गया था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 1980 और 1986 के तहत किनको संरक्षित जातियों में शामिल किया गया। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कि उपरोक्त सभी, यानी कि फ्रेंड्स 1980 और 1986 के तहत जो है कि तितलियों को, पतंगों को, भृगों को और ड्रैगन फ्लाई को जो है कि संरक्षित जातियों में शामिल किया गया था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। ठीक है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स आपका जो है कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। ठीक है, तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए, वन और बंजर भूमि को जो सरकार व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वन और बंजर भूमि जो सरकार और व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, उसे हम लोग अवर्गीकृत वन की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हिमालय यव क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, हिमालय यव जो है कि यह एक प्रकार का एक औषधीय पौधा है, जिसका जिक्र आपके NCERT बुक्स में किया गया है। ठीक है, तो हिमालय यव जो है कि एक औषधि पौधा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। और देखिए, यहाँ पे 16 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के वनों और वन्य जीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभारी है। ठीक है, तो ये जो है कि आपका राइट आंसर क्या है, वन विभाग। तो ये सब जानकारी जो है कि आपका वन विभाग ही तो रखेगा। और यहाँ पे वनों और वन्यजीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभारी कौन होता है, तो वन विभाग होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, विभिन्न प्रकार के पौधों और प्रणालियों को विभिन्न प्राणियों में निर्धारित कौन सी एजेंसी करती है। ठीक है,
तो ये फ्रेंड्स आपकी जो है कि एजेंसी कौन सी है, तो ये जो है कि आपकी IUCN यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, जिसको हम लोग शार्ट में क्या बोलते हैं, IUCN। ठीक है, तो ये जो है कि ये आपकी एजेंसी विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों को जो है कि निर्धारण करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी द क्रिटिकल प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि इसमें ये इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, मोर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो मोर है फ्रेंड्स, ये जो है कि आपके द क्रिटिकल प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये आपके जो NCERT बुक्स में दिए गए हैं उन्हीं चीज़ों की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 19 नंबर का प्रश्न क्या है। 19 नंबर का फ्रेंड्स प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है। ठीक है, तो स्थानिक जाति का उदाहरण की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपकी जो है कि निकोबारी कबूतर, ये क्या है, स्थानिक जाति का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती हैं। ये आपके TRE के एग्जाम्स में ही पूछ लिया गया था। कौन, TRE 1 में ही। ठीक है, PRT में। इसलिए फ्रेंड्स कुछ प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण, यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ से देखिएगा, उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती हैं, तो ये इमली और आम की पूजा करती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा, बीज बचाओ आंदोलन क्या था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, बीज बचाओ आंदोलन आपके टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन, ये बीज बचाओ आंदोलन यही था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के अलवर जिले के 5 गाँव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकौ सेंचुरी घोषित कर दी। इसका क्या उद्देश्य था। तो फ्रेंड्स ये देखिए, राजस्थान के अलवर जिले के 5 गाँवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर भूमि को वन भूमि भैरव देव डाकौ सेंचुरी घोषित इसलिए कर दिया था क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन्य जीव को बचाना उद्देश्य था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। और यहाँ से ये चैप्टर भी आपका जो है कि कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 2। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर नंबर जो है कि 3 को कंप्लीट करेंगे। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, पहला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना सतलुज ब्यास नदी बेसिन में पाई जाती है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपकी जो है कि भाखड़ा नांगल, ये जो परियोजना है ये आपके सतलुज ब्यास नदी बेसिन में पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अपने दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हीराकुंड बांध का निर्माण जो है कि आपके महानदी पर किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है। ठीक है, तो इसको फ्रेंड्स कहा जाता है टांका। टांका के नाम से जो है कि राजस्थान में जो छत वर्षा जल संग्रहण को क्या बोला जाता है, तो जो है कि यहाँ पे टांका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है। ठीक है, तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली फ्रेंड्स ये आपके जो है कि कहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी मेघालय में। ठीक है, मेघालय में जो है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये प्रश्न आपके जो है कि TRE 3.0628 SST में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सी नदी है जिस पर एक भी बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। तो फ्रेंड्स वो आपकी जो है कि यमुना नदी है। ठीक है, यमुना नदी पर जो है कि कोई भी बहुउद्देशीय नदी परियोजना
नहीं बनी है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए सतलुज ब्यास पे देखिए कौन सी है, तो सतलुज ब्यास पे जो है कि आपकी भांखड़ा है, आपकी जो है कि भांखड़ा परियोजना है। और यहाँ से फ्रेंड्स आपकी महानदी पे कौन है, तो महानदी पर जो है कि आपकी हीराकुंड है, हीराकुंड बांध परियोजना है। और यहाँ पे आपके नर्मदा नदी पे कौन है, तो नर्मदा नदी पर जो है कि सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, ठीक है, सरदार सरोवर बांध, तो ये आप याद रखिएगा। और यमुना नदी पर जो है कि कोई भी बहुउद्देशीय परियोजना नहीं बनी है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सरदार सरोवर परियोजना में कौन कौन से राज्य शामिल हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स सरदार सरोवर परियोजना में जो है कि आपके यहाँ पर महाराष्ट्र भी शामिल है, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ये 4 ही राज्य शामिल हैं। इसलिए फ्रेंड्स आपका जो है कि उपरोक्त में से सभी आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और इनमें से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे। इन्होंने जो है कि बांधों को क्या कहा था, कि आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर है। और यहाँ पे देखते हैं विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय है, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स अलवणीय का मतलब कि जो है कि पीने योग्य है, स्वच्छ जल है। तो देखिए फ्रेंड्स 8 का जो है कि राइट आंसर क्या है, 2.5, ठीक है, 2.5 है। और कहीं कहीं पर जो है कि 3% भी देता है। और ये आपके क्लास 10th के NCERT में दिया गया, ठीक है। तो विश्व में जल के कुल आयतन का जो है कि 2.5 भाग अलवणीय है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, ठीक है। तो 11वीं शताब्दी में निर्मित जो है कि प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो ये है फ्रेंड्स आपकी भोपाल झील, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखते हैं अपना अगला प्रश्न। इनमें से किस क्षेत्र में गुल और कुल का उपयोग कृषि के पानी के उपयोग के लिए किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो देखिए ये जो गुल और कुल होते हैं, ये आपके फ्रेंड्स जो है कि पश्चिमी हिमालय, ठीक है, ये आपके जो है कि पश्चिमी हिमालय के जो है कि पश्चिमी हिमालय के जो है कि कृषि के पानी के उपयोग के लिए किया जाता है गुल और कुल का उपयोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्न में से किन कारणों से छत वर्षा जल संग्रहण खासकर राजस्थान में आमतौर पर की जाती है, ठीक है। तो ये जो है कि छत वर्षा जल संग्रहण किन कारणों से जो है कि किया जाता है राजस्थान में आमतौर पर, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो है कि पानी की जो है कि बहुत ही वैसे ही शुष्क प्रदेश है। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से देखते हैं निम्नलिखित में से कौन ताज़ा पानी का स्रोत है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ताज़ा पानी का स्रोत जो है कि ये जो भूजल होता है ये है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है, ठीक है। तो अलवणीय जल का स्रोत देखिए वर्षण भी है, सतही जल, भौम जल, ये सभी क्या हैं, अलवणीय जो है कि जल के स्रोत हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है, ठीक है। तो ये जो है कि विधि अपनाई जाती है गुल अथवा कुल, ठीक है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए गुल अथवा कुल विधि अपनाई जाती है, ठीक है, अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स नागार्जुन सागर बांध जो है कि ये आपके कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए इनमें से कौन सा बांधों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, ठीक है।
तो ये फ्रेंड्स बांधों का जो है कि प्रतिकूल प्रभाव जो है कि बाढ़ नियंत्रण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय नुकसान बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण जो है कि कौन सा पर्यावरणीय नुकसान नहीं होता है, तो ज्वालामुखी गतिविधि ये जो है कि आपके बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी जलीय कृतियाँ प्राचीन काल की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इनमें से जो है कि ये आपके बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं ये क्या हैं, तो ये प्राचीन काल की विशेषता नहीं है। ठीक है, और ये जो है कि पत्थर के मलबे से बने बांध, जलाशय या झीलें, तटबंध या नहरें, ये सभी क्या हैं, तो ये आपकी प्राचीन काल की विशेषताएं हैं। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ से निम्नलिखित में से कौन आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का 22% है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि आपका जल विद्युत, ये जल विद्युत से जो है कि हमारे भारत में 22% जो है कि बिजली पैदा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स जब जल हमारा प्रदूषित हो जाएगा तो इससे हमें जो है कि कौन सी समस्या उत्पन्न होगी, तो इससे फ्रेंड्स जो है कि हमें जल जनित जितनी भी बीमारियां होती हैं इनका जो है कि हमें सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा राज्य है जिसने अपने पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनना आवश्यक कर दिया है और ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वो जो है कि आपका तमिलनाडु राज्य है, जो अपने जो है कि सभी को कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया है छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनना। ठीक है, अगर ऐसा कोई नहीं करते हुए पाया जाता है वहाँ पर, तो उनको जो है कि कानूनी कार्रवाई उन पर हो सकती है। ठीक है, और ये जो है कि आपके TRE 3.0 6 to 8 SST में ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया था, तो ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। और यहाँ से देखिएगा, चाय की खेती निम्न में से किस प्रकार का एक उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो है कि यहाँ पे अगर देखते हैं कौन सा चैप्टर हमारा था, तो यहाँ पे 21 यहाँ पे हमारा जो है कि प्रश्न था चैप्टर नंबर 3 में। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि चैप्टर नंबर जो है कि हमारा 4 स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 4 में है क्या, चाय की खेती निम्न में से किस प्रकार की कृषि का एक उदाहरण है। ठीक है, तो ये जो है कि चाय की जो कृषि है फ्रेंड्स ये आपकी रोपड़ कृषि के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स भारत में जो है कि रोपड़ फसलें कौन कौन सी हैं, तो चाय हो गया आपका। ठीक है, चाय हो गया, फिर उसके बाद जो है कि कॉफ़ी हो गया, फिर उसके बाद रबड़ हो गया, फिर उसके बाद जो है कि गन्ना हो गया। ये आपकी जो है कि भारत की जो है कि मुख्य रोपड़ और फसलें हैं। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स रेशेदार फसल इसमें से जो है कि जूट है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से आगे देखते हैं। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है, तो फ्रेंड्स ये कहलाता है आपका सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, निम्न में से किस पेय फसल में भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि इसका राइट आंसर क्या है, चाय जो है कि पेय फसलों में भारत जो है कि विश्व का अग्रणी उत्पादक देश है किसमें, तो चाय में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या भारत के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है। ठीक है, तो ये जो है कि आपका जो है कि कॉमन सेंस अगर आप लगाएंगे तो कृषि जो है कि आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भारत को जो है कि कृषि प्रधान देश भी आपको कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में इनमें से किस प्रकार की खेती की जाती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स
जहाँ पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्र में वहाँ पर जो है कि किस प्रकार की कृषि होती है, तो वहाँ पर फ्रेंड्स आपकी गहन कृषि, गहन जीविका कृषि होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इनमें से कौन खरीफ की फसल है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इनमें से जो है कि खरीफ की फसल कौन है, तो बाजरा जो है कि आपकी खरीफ की फसल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा 8 नंबर का प्रश्न आपका क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के साथ साथ इनमें से किस फसल का उपभोक्ता भी है। ठीक है, तो भारत फ्रेंड्स दलहनी फसलों का जो है कि सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के साथ साथ जो है कि उपभोक्ता भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आप याद रखिएगा, दलहन। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जायद शस्य प्रारूप के दौरान इनमें से कौन सी फसल पैदा होती है। ठीक है, तो जायद शस्य प्रारूप के दौरान जो है कि इनमें से कौन सी फसल पैदा होती है, तो ये फ्रेंड्स पैदा होती है आपकी खरबूज। ठीक है, खरबूज ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा कौन सा देश विश्व में फल एवं सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो देखिए कौन सा देश विश्व में फल एवं सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो वो देश हमारा जो है कि भारत है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग 11 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन खरीफ की फसल है। ठीक है, तो खरीफ की फसल फ्रेंड्स इनमें से जो है कि आपकी मूंगफली है, ये आपकी जो है कि खरीफ की फसल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर के प्रश्न की तरफ। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल को व्यावसायिक फसल माना जाता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल को व्यावसायिक फसल माना जाता है, तो वो है आपका जो है कि पंजाब। पंजाब राज्य में फ्रेंड्स चावल को व्यावसायिक फसल माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के साथ साथ इनमें से किस फसल का उपभोक्ता भी है। ठीक है, तो 13 का जो है कि आपका दलहन, ये जो है कि आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी ये रिपीट हो गया है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। फल एवं सब्जियाँ किस प्रकार की फसलें हैं। ठीक है, तो फल एवं सब्जियाँ फ्रेंड्स ये आपकी जो है कि बागवानी फसल के अंतर्गत जो है कि आती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में किस किस्म की कॉफ़ी पैदा होती है, तो हमारे देश में फ्रेंड्स अरेबिका किस्म की कृषि होती है। ठीक है, अरेबिका किस्म की जो है कि कॉफ़ी पैदा होती है। और ये कहाँ पर होती है, तो बाबू बुदन पहाड़ियों से इसकी शुरुआत भी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर 15 का जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। झूम किस प्रकार की कृषि है। ठीक है, तो झूम फ्रेंड्स आपकी जो है कि कर्तन दहन प्रणाली, ये जो है कि आपकी कृषि है। कर्तन दहन इसमें जो है कि होता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। झूम कृषि को इंडोनेशिया में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो झूम कृषि को फ्रेंड्स इंडोनेशिया में जो है कि इंडोनेशिया में लद्दांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी फसल उष्ण और उपोष्ण कटिबंधी फसल है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स उष्ण और उपोष्ण कटिबंधी फसल के जो है कि अंतर्गत कौन सा आता है, तो ये आपका जो है कि आता है गन्ना। गन्ना फ्रेंड्स आपका उष्ण और उपोष्ण कटिबंधी फसल है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखते हैं अपना, और देखिए यहाँ से गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो गन्ने का जो है कि सबसे बड़ा जो है कि उत्पादक देश आपका फ्रेंड्स ब्राज़ील है। ब्राज़ील ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पे जो है कि ब्राज़ील है और दूसरे स्थान पे गन्ना उत्पादन में कौन है, तो फ्रेंड्स हमारा जो है कि भारत है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भूदान आंदोलन से कौन जुड़े थे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स भूदान आंदोलन से आपके विनोबा भावे
जुड़े थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से आपके जो है कि 1 से लेकर 4 तक क्लास 10th की NCERT ज्योग्राफी में 1 से लेकर 4 तक चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हम लोग जो है कि एक ही वीडियो में कंप्लीट किए हैं। तो फिर में हम लोग चैप्टर जो है कि 5 से लेकर 7 तक, ठीक है, यानी कि आज हम लोग क्लास 10th के NCERT ज्योग्राफी को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है, मयूरभंज और केंदुझर लौह अयस्क की खाने कहाँ स्थित हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो है कि मयूरभंज और केंदुझर लौह अयस्क की खाने, ये फ्रेंड्स आपकी जो है कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए इनमें से कौन सा चट्टान एक ही खनिज से बना होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इनमें से जो है कि चूना पत्थर, ये जो है कि एक ही खनिज से बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए इनमें से कौन चुंबकीय गुणों के साथ लौह अयस्क की सबसे अच्छी गुणवत्ता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इनमें से जो है कि कौन चुंबकीय गुणों के साथ लौह अयस्क की सबसे अच्छी गुणवत्ता है। तो फ्रेंड्स ये है आपका मैग्नेटाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना 4 नंबर का प्रश्न। निम्न में से कौन सा खनिज महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स इसमें से जो है कि ये मैग्नीशियम, ये जो है कि आपका किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये जो है कि महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन और सिलिका, ये जो है कि आपकी महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है। कौन, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो है कि नमक भी हो जाएगा और मैग्नीशियम भी हो जाएगा। मैग्नीशियम आपका जो है कि हो ही गया है। ठीक है, मैग्नीशियम हो गया है। और यहाँ पे ब्रोमाइन, ठीक है, ब्रोमाइन भी आपका जो है कि ब्रोमाइन भी आपका महासागरीय जल से प्राप्त होता है, ब्रोमाइन। और यहाँ पे सिलिका, ठीक है, तो सिलिका आप जो है कि याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए निम्न में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है। ठीक है, तो इनमें से जो है कि हीरा जो है कि सबसे कठोर है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं भारत में पवन ऊर्जा का विशाल फॉर्म कहाँ स्थित है। ठीक है, तो भारत में जो है कि पवन ऊर्जा का जो है कि विशाल फॉर्म आपके जो है कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नागरकोइल से कहाँ तक है, मदुरई तक जो है कि ये फैला है, कहाँ पर, तमिलनाडु में। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं प्लेसर निक्षेप किन खनिजों को कहते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स प्लेसर निक्षेप जो है कि आपको सोना को, चांदी को, टीना को, और यहाँ पे इसमें एक और आता है प्लेटिनम। ठीक है, तो प्लेटिनम भी है आपका जो है कि ये किस में आते हैं, तो प्लेसर निक्षेप में आते हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जीवाश्म खनिज कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से जो है कि जीवाश्म खनिज आपका जो है कि कोयला है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका जो है कि पेट्रोलियम भी आ जाएगा। ठीक है, पेट्रोलियम भी क्या है, ये जो है कि जीवाश्म खनिज है। ठीक है, तो पेट्रोलियम आप जो है कि याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से मैग्नेटाइट में कितने प्रतिशत लोहांश पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स मैग्नेटाइट में जो है कि 70% जो है कि लोहांश पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख उपयोग करता है। ठीक है,
तो प्राकृतिक गैस के जो है कि प्रमुख उपयोगकर्ता जो है कि इसमें से कौन है, तो उर्वरक उद्योग। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये प्राकृतिक उद्योग फ्रेंड्स, ये आपके जो है कि प्राकृतिक गैस के प्रमुख उपयोग करता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। चूना पत्थर निम्नलिखित उद्योगों में से किस एक के उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है। ठीक है, तो चूना पत्थर जो है कि किसका कच्चा माल है, तो ये है फ्रेंड्स आपका सीमेंट उद्योग का जो है कि ये सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं, भारत में प्रायोगिक भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में जो है कि प्रायोगिक भूतापीय ऊर्जा परियोजना ये आपकी जो है कि पूगा घाटी लद्दाख में जो है कि स्थित है। ठीक है, और भारत में प्रायोगिक रूप से 2 भूतापीय ऊर्जा परियोजनाएं हैं। एक जो है कि पूगा घाटी लद्दाख में, और एक जो है कि आपकी है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, कठोर कोयले की उच्चतम गुणवत्ता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, कठोर कोयले की उच्चतम गुणवत्ता आपकी जो है कि एंथ्रेसाइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए निम्न में से कौन सा खनिज ब्लीचिंग पाउडर और पेंट कीटनाशक बनाने में उपयोग होता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज ब्लीचिंग पाउडर पेंट कीटनाशक बनाने में उपयोग होता है, तो वो है फ्रेंड्स आपका जो है कि मैग्नीज। मैग्नीज का उपयोग फ्रेंड्स आपका जो है कि ब्लीचिंग पाउडर पेंट कीटनाशक बनाने में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए उड़ीसा निम्नलिखित खनिजों में से किसका अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, उड़ीसा जो है कि आपका मैग्नीज अयस्क का जो है कि अग्रणी उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईंधन खनिज है। ठीक है, तो इसमें से जो है कि फ्रेंड्स थोरियम ये है क्या, तो थोरियम फ्रेंड्स आपका जो है कि ईंधन खनिज है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन सा अलौह धात्विक खनिज है। ठीक है, तो इनमें फ्रेंड्स अलौह धात्विक खनिज जो है कि आपका बॉक्साइट है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स कोबाल्ट मैग्नीज और निकेल ये जो है कि क्या है, तो ये आपकी जो है कि लौह धात्विक है। ठीक है, और बॉक्साइट क्या है, अलौह धात्विक है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा, लौह धात्विक कोबाल्ट मैग्नीज निकेल, और बॉक्साइट क्या है, अलौह धात्विक है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज नहीं है। ठीक है, तो इनमें फ्रेंड्स जो है कि अधात्विक खनिज जो है कि आपका प्लेटिनम नहीं है। ठीक है, और ये जो है कि ऊपर क्या है, ये सभी जो है कि अधात्विक खनिज हैं। ठीक है, तो ये जो है कि आप याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा ऊर्जा खनिज नहीं है। ठीक है, तो इसमें से फ्रेंड्स आपका जो है कि अभ्रक ये है क्या, तो अभ्रक फ्रेंड्स आपका जो है कि ऊर्जा खनिज नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोयला पेट्रोलियम गैस ये क्या है, ऊर्जा जो है कि प्रदान करने वाली खनिज हैं। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, बिजली के तार बनाने इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किसका उपयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स इसमें जो है कि तांबा का उपयोग किया जाता है। और बिजली के तार बनाने में इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योग में जो है कि तांबा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले लोहे के 4 प्रकार होते हैं, और इसमें से जो है कि आपका लोहे का प्रकार जो है कि ये सोलोनाइट ये जो है कि लोहे का प्रकार नहीं है। ठीक है, नहीं है। और ये जो है कि मैग्नेटाइट हेमाटाइट और लिमोनाइट ये क्या है, और एक और होता है फ्रेंड्स वो होता है आपका सीडे
राइट, ठीक है। ये आपका जो है कि और होता है सीडेराइट। ये जो है कि लोहे के 4 प्रकार हैं, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित लौह अयस्क की पेटियों में से कौन सी भारत में नहीं है, ठीक है। तो लौह अयस्क की पेटियां इनमें से कौन सी भारत में नहीं है। तो ये फ्रेंड्स आपकी जो है कि कोलकाता, ये जो है कि आपकी भारत में नहीं है, ठीक है। और देखिए उड़ीसा झारखंड पेटी, दुर्गा बस्तर चंद्रपुर पेटी, महाराष्ट्र गोवा पेटी, ये क्या हैं, तो ये आपकी जो है कि भारत में हैं, ठीक है। तो ये आप जो है कि याद रखिएगा, भारत में है, ठीक है। अब देखिए हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अपना जो है कि 23 नंबर का प्रश्न, पाइराइट का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स पाइराइट का मुख्य उत्पादक राज्य जो है कि बिहार राज्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स आप जो है कि कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, आपको जो है कि प्रश्न एनसीईआरटी से जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ये क्लास फ्रेंड्स आपकी जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। तो देखिए 24 नंबर का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया और प्राकृतिक गैस, ये उपरोक्त सभी, ये सभी क्या हैं, जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 25 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन नहीं है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इनमें जो है कि नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन जो है कि आपका कौन सा नहीं है, तो ये जो है कि आपके प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस फ्रेंड्स ये आपकी जो है कि नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन नहीं है, ठीक है। और ये जो है कि आपकी क्या है, तो ये आपकी जो है कि नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है। और ये भी जो है कि आपका नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय हैं। और प्राकृतिक गैस ये क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 26 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन नहीं है, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स आपको जो है कि कचरे से उत्पादित ऊर्जा, ये क्या है, तो ये जो है कि आपकी अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन नहीं है, ठीक है। देखिए पेट्रोलियम, परमाणु, सेल गैस, ये क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है, ठीक है। तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से देखते हैं सबसे सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला कौन सा होता है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे जो है कि सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला, ये जो है कि आपका एंथ्रेसाइट कोयला होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से जो है कि सर्वोत्तम गुण वाले कोयले में जो है कि 80 से लेकर 90% तक जो है कि कार्बन पाया जाता है, ठीक है। तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं 28 नंबर में, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र कब स्थापित किया गया था। तो भारत में फ्रेंड्स देखिए प्रथम जल विद्युत संयंत्र ये आपका जो है कि 1975 में जो है कि स्थापित किया गया था। कहाँ पर, तो दार्जिलिंग में। ये आप जो है कि याद रखिएगा, दार्जिलिंग में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा 1975 में दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से भारत में ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त स्थल कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स भारत में ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त स्थल आपके जो है कि खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, हुगली की एस्चुअरी, ठीक है। ये आपकी क्या हैं, तो भारत में ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त स्थल हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखते हैं 30 नंबर का, भारत में कहाँ पर भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा चुका है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इनमें से जो है कि आपका हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के जो है कि मणिकरण के निकट जो है कि आपकी पार्वती घाटी में जो है कि भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा चुका है। और एक और फ्रेंड्स जो है कि एक और है लद्दाख की जो है कि पूगा घाटी में, ठीक है। तो लद्दाख की जो है कि पूगा घाटी में, ठीक है। तो ये आप जो है कि याद रखिएगा, पूगा घाटी में, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये आपका जो है कि देखते हैं यहाँ से
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आपके जो है कि चैप्टर 5 में जो है कि कुछ अभ्यास में प्रश्न दिए गए हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अपशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। ठीक है, तो वो आपका जो है कि बॉक्साइट है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ख जो है कि राइट आंसर है। ठीक है, देखिए झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है, तो अभ्रक का जो है कि उत्पादक है झारखंड में जो है कि कोडरमा। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है, तो ये तलछटी चट्टानों में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है, तो मोनोजाइट रेत में जो है कि आपका थोरियम खनिज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए किसी देश की आर्थिक ताकत इनमें से किसके विकास से मापी जाती है। ठीक है, तो विनिर्माण उद्योग, यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए किसी भी देश की आर्थिक ताकत उनके जो है कि विनिर्माण उद्योग के विकास से मापी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और चैप्टर नंबर 6 भी फ्रेंड्स आपका यही है, विनिर्माण उद्योग। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और निम्नलिखित में से कौन सा विकास आमतौर पर औद्योगिक गतिविधि का अनुसरण करता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि कौन सा है, तो नगरीकरण। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकास, तो नगरीकरण का जब आप विकास करिएगा तो ये जो है कि औद्योगिक गतिविधि का अनुसरण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और यहाँ से देखते हैं अपना जो है कि तीसरा प्रश्न, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन की निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है, तो ये फ्रेंड्स आपकी जो है कि द्वितीय प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स हम लोग फैक्ट जब कंप्लीट करेंगे तो आपको जो है कि बिल्कुल बुक से बिल्कुल यहाँ पे फैक्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए इनमें से कौन उत्पादन का कारक नहीं है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स उत्पादन का कारक जो है कि आपका कच्चा माल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और यहाँ से देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं, और इनमें से कौन सा कारक किसी उद्योग की अवस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ से जो है कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, पूंजी और न्यूनतम उत्पादन लागत। ये जो है कि आपका ये कारक है जो किसी उद्योग की अवस्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अन्य तीनों से प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर भिन्न है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है कि आपका पेट्रो रसायन, ये उद्योग आपका जो है कि भिन्न है। ठीक है, ये जो है कि आपका खनिज आधारित कच्चा माल है। ठीक है, खनिज आधारित जो है कि कच्चा माल है, खनिज आधारित यहाँ पे कच्चा माल है। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा ये सूती, चीनी और वनस्पति ये क्या है, तो ये जो है कि आपके फ्रेंड्स हैं ये कृषि आधारित कच्चे माल के स्रोत। ठीक है, तो कृषि आधारित ये आप जो है कि याद रखिएगा और इसीलिए जो है कि आपका पेट्रो रसायन उद्योग भिन्न हो गया था। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में जूट और कच्चे जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो फ्रेंड्स वो जो है कि आपका है भारत देश। ठीक है, भारत जो है कि जूट और कच्चे जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और यहाँ से देखते हैं अपना 8 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो फ्रेंड्स वो है आपका बंगलोर। बंगलोर शहर फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए जो है कि राइट आंसर हो जाएगा और यहाँ से देखिएगा भारत का कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र जर्मन के सहयोग से स्थापित किया गया है। ठीक है, यानी कि भारत का वो कौन सा लौह इस्पात संयंत्र है जो कि जर्मन के सहयोग से स्थापित किया गया है। ठीक है, तो वो है फ्रेंड्स आपका जो है कि राउरकेला
लौह इस्पात संयंत्र। ठीक है, ये जो है कि जर्मन के सहयोग से जो है कि भारत में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो जर्मन के सहयोग से, ये आप जो है कि याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और विदेशी मुद्रा लाने में औद्योगिकीकरण कैसे सहायक है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, विदेशी मुद्रा लाने में जो है कि औद्योगिकीकरण कैसे सहायक है, तो देखिए विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात करके जो है कि विदेशी मुद्रा आप जो है कि ला सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से फ्रेंड्स देखते हैं अपना 11 नंबर का प्रश्न। ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्योगों से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ऑल इंडिया लिमिटेड ऑयल निम्नलिखित में से ये जो है कि किस प्रकार के उद्योगों से संबंधित है, तो ये जो है कि संयुक्त क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं अपना 12 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित राज्य समूहों में से किस राज्य समूह में सबसे अधिक चीनी मिले हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, 12 का जो कि राइट आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार में फ्रेंड्स जो है कि सबसे अधिक चीनी मिले हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं अपना 13 नंबर का प्रश्न। भारत में पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग कब और कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में जो है कि पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में 1854 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा आगे, निम्नलिखित में से कौन सा नगर लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण उद्योग का केंद्र है। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स आपका जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है कि आपका लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण उद्योग का जो है कि केंद्र भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड, और ये जमशेदपुर कहाँ पर है, तो जमशेदपुर फ्रेंड्स आपका जो है कि झारखंड राज्य में है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से निम्नलिखित में से किसने उर्वरक उद्योग को सफल बनाया। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, उर्वरक उद्योग को फ्रेंड्स आपकी हरित क्रांति जो है कि ये सफल बनाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। ठीक है, तो ये जो है कि सीमेंट उद्योग है। सीमेंट उद्योग फ्रेंड्स आपका जो है कि चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से 17 नंबर का प्रश्न क्या है, देखिए निम्न में वायु प्रदूषण के कारण कौन कौन सी गैसें हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, वायु में जो है कि वायु प्रदूषण की कारण कौन कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं, तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि उपर्युक्त दोनों, यानी कि फ्रेंड्स देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैसें जो है कि वायु प्रदूषण के कारण जो है कि ये जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पहला सीमेंट उद्योग कब और कहाँ स्थापित किया गया था। ठीक है, तो देखिए पहला सीमेंट उद्योग ये जो है कि 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। इसमें देखिए टोटल 3 MCQs दिया गया है। निम्न से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो वो है आपका सीमेंट। और देखिए निम्न में कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो वो एल्युमिनियम के प्रगलन में जो है कि बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, देखिए निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाषा कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं, तो वो है आपका सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है कि प्रश्न मिल गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपना जो है कि क्लास 10th की NCERT ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे, जो कि आपका लास्ट चैप्टर होगा। देखिए भारत की पहली ट्रेन कब और किन 2 स्टेशनों के बीच शुरुआत की गई थी, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि आपका राइट आंसर क्या है कि भारत की पहली ट्रेन जो है कि कब और किन 2 स्टेशनों के बीच, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 में जो है कि आपकी
पहली ट्रेन जो है कि स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी हमारी देश की प्राथमिक सड़क प्रणाली है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से जो है कि हमारे देश की प्राथमिक सड़क प्रणाली ये जो है कि आपकी राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग आप जो है कि याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ से देखिएगा आगे, और निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जो है कि आपके एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है कि निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे को आपस में जोड़ते हैं। तो ये है फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर बी, सिलचर और पोरबंदर। ये जो है कि ये दूरस्थ स्थित स्थान है जो पूर्वी पश्चिम गलियारे को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं आगे, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। तो देखिए उत्तरी रेलवे का जो है कि मुख्यालय ये आपका जो है कि कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है कि आपका ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में जो है कि स्थित है उत्तरी रेलवे का मुख्यालय, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से अपना अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन स्थानों के बीच नौका गम्य है, ठीक है। तो ये देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन स्थानों के बीच नौका गम्य है। तो ये है फ्रेंड्स आपकी जो है कि इलाहाबाद एवं हल्दिया के बीच में जो है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दिल्ली और अमृतसर किस राजमार्ग को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए दिल्ली और अमृतसर ये जो है कि आपके राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से 7 नंबर का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, ठीक है। तो ये जो है कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन फ्रेंड्स आपका जो है कि जलमार्ग के द्वारा जो है कि परिवहन ये जो है कि सबसे सस्ता साधन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं अपना 8 नंबर का, हाल के वर्षों में भारत इनमें से किसके निर्यात के माध्यम से सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है, ठीक है। तो भारत जो है कि आपके सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में जो है कि विदेशी मुद्रा ज़्यादा अर्जित कर रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं 9 नंबर का, उत्तर दक्षिण गलियारा किन दो अंतिम सिरों के नगरों को जोड़ता है, ठीक है। तो उत्तर दक्षिण ये जो गलियारा है फ्रेंड्स ये आपका श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम को जो है कि जोड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं आगे, निम्न में से किस प्रकार की सड़कों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत विशेष प्रोत्साहन मिला है, ठीक है। तो ये जो है कि आपकी जो ग्रामीण सड़कें हैं फ्रेंड्स इनको जो है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत विशेष प्रोत्साहन मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं, देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग किन किन शहरों को जोड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग है ये जो है कि आपके दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ठीक है, इनके जो है कि शहरों को जोड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स उपयुक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अपना जो है कि आगे का प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जो है कि अटल सुरंग की कितनी लंबाई है। तो देखिए फ्रेंड्स आपके क्लास 10th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 में दिया गया है कि विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग की लंबाई जो है कि 9.02 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये आप एग्जैक्ट याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है कि देखिए ये चैप्टर कंप्लीट होता है और इसमें क्या दिया गया है अभ्यास में, निम्न से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे को जोड़ते हैं। तो सिलचर और पोरबंदर ये आपने कर चुका है। देखिए निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन
वह नानतड़ हानियों तथा देरी को जो है कि घटाता है, तो ये है आपका रेलवे। ठीक है। और निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है, तो वो है फ्रेंड्स आपका जो है कि महाराष्ट्र। ये जो है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। ठीक है। और ये मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश, ये जो है कि तीनों जुड़ा हुआ है। ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से देखिए ये आपका जो है कि है ये आपका जो है कि शायद किसी चैप्टर का जो है कि इसी चैप्टर का है। इसमें जो है कि 6 MCQ दिया गया। देखिए, इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है, तो ये है आपका विशाखापट्टनम पत्तन। ठीक है। देखिए, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है, तो ये जो है कि आपका रेल परिवहन है। ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है, तो ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है। तो ये आपने जो है कि कंप्लीट किया, और यहाँ से फ्रेंड्स आपकी क्लास 10th की NCERT जियोग्राफी पूरा जो है कि 1 से लेकर 7 तक की कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे, और देखिए पतली सी बुक है क्लास 10th की NCERT जियोग्राफी की, और छोटे छोटे चैप्टर हैं, और फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। ठीक है। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जो है कि आप ज़रूर बताइएगा, और फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।